A student has to identify the element mixture and compound in the given substance. हमें पहचानना है इनमें से कौन एलिमेंट है, कौन मिक्सचर है और कौन कंपाउंड है. Mercury is an element. Glucose is compound because compound are the substance which are made up of two or more elements. So glucose contain carbon, hydrogen or oxygen. Ammonia is also compound because it contain nitrogen and hydrogen. Brass is a mixture. Actually it is alloy. Alloys are the mixture. तो इसका correct answer हम मरकरी से एलिमेंट यानी ए बी शॉर्ट लिस्ट करते हैं. ग्लूकोज इज कंपाउंड, अमोनिया इज ऑल्सो कंपाउंड और ब्रास मिक्सचर है, इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम आयन. अमोनियम आयन इज NH4. कितने हमारे पास एलिमेंट्स है? 2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. कितने आइटम्स है नाइट्रोजन का? 1 और हाइड्रोजन के 4. मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1. सिंपल हमने 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया तो 18. तो इसलिए जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो 18 है. विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है. ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन जिंक के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. तो इसलिए जो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि एडिशन रिएक्शन में दो चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही होती है. डिकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में. ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है. डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अपने आयन एक्सचेंज करते हैं. यहाँ पे सिर्फ सल्फेट आयन जिंक के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए जो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. All the following conclusions are drawn by Rutherford on the experiment of scattering alpha particles except that A, B, C तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो रदरफोर्ड ने दिए थे एक्सेप्ट टी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी. ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड का नहीं था, मीन्स ये कंक्लूजन रदरफोर्ड ने नहीं दिया था. ए, द स्पेस इनसाइड द एटम इज होलो. B, the central part of the atom is positively charged. C, the electrons are distributed in the space around the nucleus. ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है कंक्लूजन है वो रदरफोर्ड ने ड्रॉन किए थे बट डी नहीं किया था, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स आउटरमोस्ट शेल विल बी. सबसे पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. टोटल 17 हो गए. 2 + 2 + 6 + 2 + 5 = 17. और तो हमारा लास्ट आउटरमोस्ट शेल क्या है? एम. इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज एम. Which of the following elements represent the electronic structure of the ion shown in the given diagram? सबसे पहले तो हमें एक आयन शोन किया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो 2 + 8 + 8 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है. और यहाँ पे +1 चार्ज है, मीन्स उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो मीन्स टोटल कितने प्रोटॉन्स है? 19. आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो मीन्स 19 किसका एटॉमिक नंबर है? 19 एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी. Which of the following characteristic is /R correct for an isotope? Isotopes have similar electronic configuration, similar chemical properties, so इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 1 and 2 है, that is B. सिमिलर मास नंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है. जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है तो उसका मास नंबर भी डिफरेंट होता है, इसलिए 1 and 2 करेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर था बी. Which of the following elements has the largest atomic radius? आपके सामने मैंने ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लिख दिए हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो ना ग्रुप 1A के थे. इसमें ग्रुप 1A का लास्ट मेंबर कौन सा है? फ्रैंकियम. फ्रैंकियम का रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो इसका आंसर है सी है. आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी ग्रुप मेंबर्स को याद करने की. जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए यूज़ करती हूँ वो ये: ली, ना, की, रूबा क्लोज फ्रेंड है. आपको जो ट्रिक आसान लगती है आप उससे याद कर सकते हैं. ली लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, रुबेनियम, सीजियम, फ्रैंकियम. ठीक है. ली, ना, की, रूबा क्लोज फ्रेंड है, तो हमें इस तरह ये याद हो जाएगा. बट आपको जो ट्रिक इजी लगती है आप उससे इसको याद कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एलिमेंट हैविंग 3 शेल्स
and 5 electron in their outermost shell belong to group वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से मीन्स उसका ग्रुप 5A है, क्योंकि हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं उनका ग्रुप क्या है, तो इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज 5AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following periodic trend increase as we move from left to right in a period except जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी तीनों इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट एटॉमिक रेडिया जो कि वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए एटॉमिक रेडिया क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। Which of the following types of bond is formed when a metal react with non-metal? It's ionic bond। जब मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म व्हेन 2 atoms of nitrogen react with each other? अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 5 है, ठीक है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन एच आइन एक्ट एज एन एक्सेप्टर। क्यों? नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन ने क्या किया? एक्सेप्ट किया है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज एक्सेप्टर। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? डोनर है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और हमसे हाइड्रोजन आइन पूछा था तो यहाँ पे वो एज एक्सेप्टर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ का जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज एक्सेप्टर। The diagram given below represents the movement and distribution of particles in different states of matter। 1 के अंदर हमें कैसे नजर आ रहे हैं? पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हुए, ठीक है, और ऑलमोस्ट मोशनलेस नजर आ रहे, तो ये किससे रेलेवेंट है? सॉलिड से रेलेवेंट है। ऑप्शन 2 में हमें नजर आ रहा है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर मोशन नजर आ रहा है, तो ये किससे रेलेवेंट है? गैस से। और थर्ड में हमें एज कम्पेयर टू 2 कम दूर है, मीन्स थोड़े क्लोज हैं, तो ये किससे रेलेवेंट है? लिक्विड से। तो हमारे तीनों जो करेक्ट ऑप्शन थे सॉलिड, गैस और लिक्विड ऑप्शन सी में थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 1 इज सॉलिड, सेकेंड इज गैस, थर्ड इज लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड बाय हीटिंग? करेक्ट आंसर है बी, एवोप्रेशन। एवोप्रेशन में क्या होता है? लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है बाय हीटिंग और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। कंडेंसेशन में एज यू नो गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में, तो ये तो बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की एग्जाम्पल नहीं है। सब्लिमेशन और मेल्टिंग में सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, सब्लिमेशन में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, बट दोनों में किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है? सॉलिड की। सवाल में हमसे पूछा गया लिक्विड की, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इन एवोप्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजिंग बाय हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of diffusion? Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसमें कौन सी है? वो है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिफ्यूजन से रेलेवेंट नहीं है, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teaspoon of coffee granules dissolves when mixed in a cup of hot water. This process produces a coffee solution. The original granules are classified as solutes। solutes क्या होते हैं? solutes वो component है जो smaller quantity में मौजूद होते हैं, means the component of solution which is present in smaller quantity is called solute। A solute is dissolved in a solvent to make a solution। coffee granules क्या है? सॉल्यूट है, हॉट वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे? कॉफी सॉल्यूशन, मींस डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉफी ग्रेन्यूल्स आर सॉल्यूट, डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these actions will cause more sugar to dissolve in a saturated solution? Number 1, add more sugar while stirring, heat the solution while adding more sugar, grind the sugar to powder then add while stirring. सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो सिर्फ और सिर्फ टू ओनली यानी हीट करने से ही हम उसमें और शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसको सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ टू ओनली। बाकी सारे प्रोसेस से हम और शुगर को ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher prepared 0.125 molar sodium chloride stock solution. What volume of the stock solution is required to prepare a dilution of 0.05 molar in 100 ml? हमारे टीचर ने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया 0.125 मोलर का, जिसका वॉल्यूम मालूम करना है हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.05 मोलर इन 100 ml। हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.125 मोलर और उसका वॉल्यूम हमें मालूम करना था। डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन थी 0.05 मोलर और वॉल्यूम गिवन है 100 ml। अननोन सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.125 मोलर, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। m2 की वैल्यू हमें जो गिवन थी वो हमने पुट कर दी, दैट इज़ 0.05 मोलर। v2 की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमें गिवन थी 100 ml। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया मीन्स 0.05 मोलर को मल्टीप्लाई किया 100 ml से और डिवाइड किया 0.125 मोलर से, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 ml, मीन्स सी इज दी करेक्ट आंसर। आप इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके चेक कर ले, मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 40 ml। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब्स shows favorable condition for corrosion? Corrosion is a general term, but corrosion of iron is called rusting. The important condition for rusting is moist air, that is, air having water vapors in it. There will be no rusting in water vapors free of air or air free of water. तो हमें क्या कंडीशंस ढूंढनी थी, एयर भी हो और वाटर भी हो, जो हमें किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी, जिसमें एयर और वाटर दोनों है। ऑप्शन ई में ऑयल है, ठीक है, और बॉयल वाटर है, मीन्स एयर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमें वाटर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए सी भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे हमें वाटर और एयर दोनों नहीं मिल रहे। ऑप्शन बी में दोनों चीज़ें मौजूद थी, दैट इज़ एयर एंड वाटर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। बी में करूजन होगा जो फेवरेबल कंडीशंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेबोरेटरी असिस्टेंट arranges a set of solutions. Which of the following is an example of strong electrolyte? The electrolytes which ionize completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. तो इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH जो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन इन द गिवन वर्ड इक्वेशन? हमें वर्ड इक्वेशन में क्या दिया, मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल बेरियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, बेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमें कहीं पे भी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो प्रोडक्ट साइड पे तो हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ऑप्शन सी और डी में थे, इसलिए दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विथ डाइल्यूट एसिड्स? मेटल्स को हम कैटेगराइज करते हैं वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। जिंक क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है। सिल्वर और कॉपर नोबल मेटल्स है या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। कैल्शियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है, तो इसलिए कैल्शियम करेक्ट आंसर है।
कैल्शियम रिएक्ट करेगा एक्सक्लूसिवली विथ डाइल्यूट एसिड्स, मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिव मेटल है, वेरी रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर? सोडियम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वेरी रिएक्टिव मेटल है। एज कम्पेयर टू कॉपर, गोल्ड और सिल्वर क्या है? नोबल मेटल्स है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। और सोडियम क्या है? वेरी रिएक्टिव है, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्टूडेंट पुट सम कैल्शियम टेबलेट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर. He observed that the tablets sunk and reacted vigorously with water. Which of the following products are formed in the above reaction? जब स्टूडेंट ने कैल्शियम टेबलेट्स को ग्लास ऑफ वाटर में डाला है तो क्या हो रहा है? कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड hydrogen gas, means A is the correct answer.